हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स एग्ज़ाम और एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। नेट लेवल के एग्ज़ाम में या हम बात करें एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम में जो हमारा सिलेबस आता है वो 11th क्लास से लेके एमकॉम तक जो आपने सब्जेक्ट स्टडी किया है उन्हीं से पूछा जाता है। तो इसीलिए नेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए और एस्टेट पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हमने 11th क्लास की अकाउंटेंसी से स्टार्ट कर रखा है। साइड बाय साइड हमने मार्केटिंग सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर रखा है। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम। 5th चैप्टर हमारा चल रहा है। 5th चैप्टर के भी 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं दिशा क्लासेस पर। 5th पार्ट की आज हम बात करेंगे। तो जो हमारा 5th चैप्टर है उसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, या इनकी एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, या इंडिया के कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, किन अजम्पशंस पे ये बेस्ड हैं और क्यों इनकी हमें नीड पड़ी, ये हम जो हमारे 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बेनिफिट्स कि भी इनका हमें बेनिफिट क्या मिला है जब इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए। इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो उनकी जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमने बोला है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हर एक कंट्री में इनको अप्लाई किया जाता है, ये यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई किए जाते हैं, तभी इनका नाम इंटरनेशनल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो अगर हम पहले बात करें तो इनका क्या बेनिफिट है या क्या यूजेज हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है हेल्पफुल टू एंटरप्राइजेज ऑपरेटिंग ग्लोबली। ये किसके लिए फायदेमंद है, ये उन एंटरप्राइजेज या फर्म्स के लिए फायदेमंद है जो ग्लोबली ऑपरेट कर रही हैं। ग्लोबली का मतलब है कोई फर्म ए है, उसका बिजनेस इंडिया में भी है, उसका बिजनेस चाइना में भी है और उसका बिजनेस लंदन में भी है। तो ये जो कंपनी ए है जो ये ग्लोबली ऑपरेट कर रही है तो इसको यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी, यहाँ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेगी, यहाँ भी। जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करी थी तो हर एक कंट्री ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई करके अपनी अपनी कंट्रीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। तो ये जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ बनाएगी तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाएगी, यहाँ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो चाइना के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाएगी, यहाँ लंदन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनको क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा। पूरी फर्म जो ए है बिजनेस उसके लिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना इसके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट, क्योंकि तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आपको उन चीजों को मर्ज करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा। लेकिन इनका ट्रीटमेंट तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग अलग मेथड से हो रखा है क्योंकि इनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के अलग हैं, चाइना के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, लंदन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों के जो कंपनी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ना फॉलो करके अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें तीनों टाइम, जब आपने इंडिया की बनाई, चाइना की बनाई या लंदन की बनाई, तो आपको कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि तीनों ही कंट्रीज में आपने IFRS को अप्लाई किया है। तो इन्होंने जब तीनों ही लेवल तीनों ही सेम है तो उनको कंसोलिडेट करना आपको कितना इजी होगा। यहाँ जो आइटम आपने लिखी है, मान लो कैपिटल, उसका सेम ट्रीटमेंट आपने यहाँ किया है, कैपिटल को यहाँ भी आपने सेम ट्रीटमेंट दिया है, यहाँ भी कैपिटल को, तो तीनों को अगर आपको मर्ज करना है तो आप इजीली कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो पहला बेनिफिट तो हमें हुआ कि भी जो ग्लोबली ऑपरेट करती हैं, ऐसी एंटरप्राइजेज जो ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करती हैं उनको कंसोलिडेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। क्लियर। उसके बाद सेकंड है हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स हैं आज के टाइम पे, अगर कोई इंडिया की कंपनी है, अगर वो फॉरेन से पैसा उठाना चाहती है, फॉरेन की मार्केट से, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर। लेकिन जब कोई भी इन्वेस्टर है वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, उसके नेट रिजल्ट्स को स्टडी करता है। अगर वो मान लो इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया की कंपनी ने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी है, तो उसको वो इतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो फॉरेन का बंदा है और उसको इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर यही इंडिया वाली कंपनी ने अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बना रखी हो, तो उस फॉरेन वाले इन्वेस्टर के लिए इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको स्टडी करना, एनालाइज करना, उसको स्टडी करके उससे कुछ रिजल्ट्स निकालना कि भी इस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसके नेट रिजल्ट्स कैसे हैं, उनको समझना क्या हो जाएगा इजी। क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे है और फॉरेन वाले बंदे को भी इसकी नॉलेज है क्योंकि उनकी कंट्री में भी यही अप्लाई होते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को भी हेल्प मिलती है जब सारी कंपनीज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, क्योंकि वो सेम है, उन्हें पता होता है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और इनको फॉलो करके ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है। तीसरा, हेल्पफुल टू इंडस्ट्री। हेल्पफुल टू इंडस्ट्री क्या होगा, जब कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो वहां के स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वो रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस आज के टाइम पे सिर्फ उन्हीं कंपनीज को रजिस्टर करता है या हम कह सकते हैं लिस्ट करता है अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जिसने IFRS को फॉलो किया हो। उन्हीं इंडियन कंपनीज को आज के टाइम पे एक्सेस मिलती है इंडियन कैपिटल मार्केट में। अगर आपकी कंपनी इंडिया की है, अगर आपने इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया है और आप चाहते हैं कि भी आप लंदन के जो भी उसका स्टॉक एक्सचेंज है वहां रजिस्टर होना चाहते हैं या लिस्ट होना चाहते हैं, तो जो लंदन का स्टॉक एक्सचेंज है वो कहेगा कि भी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी होती है। अब वो आपने बना रखे हैं इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो क्या वो लंदन वाला स्टॉक एक्सचेंज आपकी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो आज के टाइम में तो जो फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उन्होंने भी ये कंपलसरी कर दिया कि भी उन्हीं कंपनीज को हम लिस्ट करेंगे या रजिस्टर करेंगे अपने स्टॉक एक्सचेंज पे जिसने IFRS को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है। तो उन इंडस्ट्रीज में जो फॉरेन में जाके अपनी लिस्ट करवाना चाहती है कंपनी को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उनके लिए भी कंपलसरी या हेल्पफुल हो जाता है जब वो IFRS को फॉलो करते हैं। तो ये भी हमें यहाँ बेनिफिट मिला कि भी अगर हमें फॉरेन जाके किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवानी है अपनी कंपनी को तो हम इजीली करवा सकते हैं। फोर्थ, अगर हम बात करें लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स एब्रॉड का क्या मतलब है, मान लो आपको पैसा दूसरी फॉरेन कंट्री से पैसा उठाना है, लोन लेना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दो स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी। एक तो आपने मान लो इंडिया की कोई कंपनी है तो इंडिया के जो उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके यहाँ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी है, लेकिन जब वो फॉरेन की मार्केट से पैसा उठाना चाहती है तो IFRS को फॉलो करके भी उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना पड़ेगा। तो 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे बनाने पड़े जिससे उसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई, बनाने में पैसा लगा। लेकिन अगर वो IFRS को फॉलो कर लेता है तो इसी बेसिस पे उसको फॉरेन से क्या मिल जाएगा, फंड भी मिल जाएगा। तो उसका जो पैसा है, कॉस्ट है, वो कम आएगी। उसे सिर्फ एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। वो किस बेस पे होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे। अगर उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रखी है तो उसे अब इंडिया के अकॉर्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ये हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई हो सकती है, कहीं भी वो इनको दिखा सकता है। फोर्थ, अगर हम फिफ्थ की बात करें, हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स का मतलब है जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जो हाई लेवल के होते हैं, उन्हें मान लो कोई इंडिया का है, इंडिया वाला अब फॉरेन में जाना चाहता है लंदन में। अगर हर एक कंट्री के जैसे अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे पहले, तो इंडिया वाले को इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तो पता है, लेकिन वो जॉब कर रहा है लंदन में, तो यहाँ जॉब करना उसके लिए क्या है, मुश्किल। अब उसे लंदन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा, उनको पहले स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद वो वहाँ जाके जॉब कर सकता है। लेकिन जब हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए, जो पूरी कंट्रीज में कहीं भी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड चले जाओ वहाँ अप्लाई होते हैं, अगर उस बंदे ने जो इंडिया का था उसने IFRS को स्टडी कर लिया कि भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, तो उसके लिए लंदन में जॉब करना या कहीं भी चाइना, अफ्रीका, जहां भी वो जॉब करना चाहे वहां इजी हो जाएगा, क्योंकि अब उसे नॉलेज है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की, जो हर एक कंट्री में क्या होते हैं, अप्लाई। अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स विल बी एबल
एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज इन कंट्रीज अडॉप्टिंग IFRS। तो जो अकाउंटेंट्स हैं या अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं वो उन कंट्रीज में ज़्यादा अच्छा सर्विस दे पाते हैं जो IFRS को फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर लंदन वाले IFRS को नहीं करते तो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं पहले उसको सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद वो उनको अप्लाई कर सकता है और शायद अच्छे से भी ना कर पाए। उसके बाद लास्ट है ट्रू एंड फेयर व्यू। जब हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की बात करी थी तो हमने बात करी थी कि भी जो इंडियन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को मानते हैं। हिस्टोरिकल का मतलब है जब आप एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखेंगे तो आप उनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन भी आप उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चार्ज करेंगे। लेकिन जो हमारे IFRS हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये कहते हैं कि भी आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज को उनकी करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो इससे हमारे जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उनकी हमें ट्रू एंड फेयर वैल्यू भी पता चल जाती है। ये भी हमारी IFRS का एक बेनिफिट है जिसे हम कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स आप बोल लो या हम गैप बोल सकते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनमें और जो दूसरा है IFRS में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस तो आता है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ये करंट वैल्यू के बेसिस पे एसेट एंड लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाते हैं करंट वैल्यू के बेस पे। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें तो जो हमारे ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या हम गैप की बात करें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये रूल्स के ऊपर बेस हैं। रूल का मतलब है जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है इंडिया का, तो इंडिया का जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके शेड्यूल 6 में आपको एक परफॉर्मा दे रखा है कि बैलेंस शीट ऐसे ही बनेगी। तो ये रूल बना दिया कि भी बैलेंस शीट बनानी है तो शेड्यूल 6 देखो, उसमें जो फॉर्मेट दे रखा है बैलेंस शीट का उसके बेसिस पे ही आपको बनानी है। लेकिन IFRS आपको कोई भी रूल नहीं बताता कि भी आपको बैलेंस शीट कैसे बनानी है, वो प्रिंसिपल्स बताता है कि भी आप जब किसी भी चीज की आइटम की एंट्री करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये आपको रूल्स बताता है कि भी क्या फॉर्मेट है क्या नहीं, ये आपको रूल नहीं बताता कि भी क्या फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट बनाते हुए फॉलो करना है। आप किसी भी तरीके से बैलेंस शीट बनाएं लेकिन उसमें जो प्रिंसिपल्स यूज होंगे, कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, ये वो बताता है। तो ये था हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या गैप और IFRS में डिफरेंस। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कितने टोटल आज तक के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। तो ये हमारी IFRS की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप विजिट करना चाहें तो इसको विजिट करके देख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 1 किससे रिलेटेड है, 2 किससे रिलेटेड है, तो इनको हम देख लेते हैं। ये देखिए, अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो फर्स्ट है वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अगर हम IFRS सेकंड की बात करें, शेयर बेस्ड पेमेंट, IFRS थर्ड, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फोर्थ किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अंडर आता है? 5th के अंडर। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 6th की बात करें तो उसमें है एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड कौन सा है? 6। अगर हम बात करें 7th की, जो हमारा 7th है, 7th में बात हो रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स, 8th में बात हो रही है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की, 9th में बात हो रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, और अगर हम बात करें 10th की, 10th जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो रिलेटेड है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आपको अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो कैसे बनानी है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 11 जॉइंट एग्रीमेंट से रिलेटेड, जॉइंट अरेंजमेंट से रिलेटेड है। 12 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज से रिलेटेड है। 13 हमारा फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो अभी हमने पढ़ा था कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ना दिखा के उसको फेयर वैल्यू पे ही मेजर करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। 14th जो हमारा है वो रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट से रिलेटेड है। IFRS 15 हमारा रिलेटेड है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर से रिलेटेड। और लास्ट हमारा 16
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 16 रिलेटेड है लीजीज से। ये थे हमारे 16 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी जिससे आप ये पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी देखने हैं, हम इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर चुके हैं पार्ट 3 में, जो हमारा पार्ट 3 था वीडियो का, उसमें आपको इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिलेंगे 29 के 29। अगर आपको IFRS देखने हैं या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखने हैं तो आप इनकी IFRS की ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं हमारे जो यहाँ दे रखे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये टोटल हमारे पास हैं 41 के 41 टोटल नहीं है, बीच में कुछ मिसिंग भी है। जैसे हम कह सकते हैं 34 के बाद सीधा 36 है, 35 नहीं है, 32, 33, 29 के बाद 30 और 31 मिसिंग है। तो मतलब ये नहीं है, या बाद में विड्रॉ कर दिए होंगे। तो ये हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। क्लियर? तो हमने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देख लिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को देख लिया, और जो चैप्टर 5 का 3rd पार्ट है वीडियो में, उसमें हमने इंडियन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी देख लिया। तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने पढ़ लिया, स्टडी कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको दिशा क्लासेस पर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब चैनल ग्रो करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इतना टाइम डिवोट करने के बाद अगर आपको फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन आती है उससे कि भी नहीं, आपको ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो लोगों के काम आ रहा है, तो प्लीज़ दिशा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।